नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता सिंह दामले है और आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने राजनीतिक विज्ञान क्या है और राजनीतिक विज्ञान शब्द के शाब्दिक अर्थ का वर्णन किया था, उसके बारे में बताने का प्रयास किया था कि राजनीति विज्ञान हिंदी में और अंग्रेजी में जो पॉलिटिकल साइंस शब्द है उसका ओरिजिन क्या है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज की वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान विषय के विषय क्षेत्र एवं उसके अध्ययन के उपागम पर बात करेंगे। विषय क्षेत्र, स्कोप एंड एरिया ऑफ सब्जेक्ट और अप्रोचेस, अध्ययन के उपागम। हम किन किन पद्धतियों के द्वारा, किन किन उपागमों के द्वारा, अप्रोचेस के द्वारा राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विषय क्षेत्र। किसी भी विषय का कोई निश्चित क्षेत्र होता है जिसके लिए उस विषय के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी विषय को पढ़ने का क्या क्या क्षेत्र निर्धारित किया जाता है या जिस विषय को पढ़ने के लिए के अंतर्गत हम किन किन विषयों को शामिल करते हैं उसको हम विषय क्षेत्र कह सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, राजनीतिक विज्ञान जो विषय है उसका अध्ययन प्राचीन काल से किया जा रहा है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में इसका अध्ययन किया जाता था, भारत, चीन जैसे देशों में इसका अध्ययन किया जाता था और इसी प्रकार अन्य जो भी सभ्यताएं रही हैं, रोमन सभ्यता रही है, उसमें भी इसका अध्ययन किया जाता था। तो पारंपरिक तौर पर इसके विषय क्षेत्र में जब शुरुआत हुई थी अध्ययन में, खासकर जब इसको राजनीतिक विज्ञान विषय के साथ जोड़कर विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाने लगा, तो इसके अंतर्गत हम दो तरह के मोटे मोटे अध्ययन को पाते हैं जो इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहला है परंपरागत। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में राजनीतिक विज्ञान का जो विषय वस्तु थी, विषय क्षेत्र था, वो केवल और केवल राज्य पर आधारित था। गार्नर एक बहुत महान विचारक हुए, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान विषय की शुरुआत और अंत राज्य पे ही होता है। तो परंपरागत तौर में, यानी कि ट्रेडिशनल जो वे था, ट्रेडिशनल जो इसका विषय क्षेत्र था उसके अंतर्गत राज्य से जुड़ी हुई संस्थाएं, सरकार और इस प्रकार की जो औपचारिक संस्थाएं, समूह जुड़े हुए थे, उनके अध्ययन के बारे में राजनीतिक विज्ञान विषय बात करता था। इसमें उस समय संस्थाओं के अध्ययन, जैसे उदाहरण के तौर पर संसदीय शासन प्रणाली में संसद के कार्य का हमने अध्ययन कर लिया, राज्य कितने प्रकार के होते हैं, राज्य की उदारवादी अवधारणा क्या है, मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, समाजवादी राज्य किस प्रकार कार्य करता है, इस प्रकार की औपचारिक बातों पर ही या फिर जो ऑफिशियल चीजें हैं उसके बारे में ही परंपरागत जो तौर पर बात की जाती थी। उसके अंतर्गत जो राजनीतिक विज्ञान विषय का क्षेत्र था वो बहुत सीमित था, क्योंकि इसमें सभी औपचारिक चीजें शामिल की जा रही थी और राजनीति को प्रभावी करने वाले अनौपचारिक तत्वों का इसमें अभाव देखा जाता था। तो आगे चलकर, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक क्षेत्र के कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में ये परंपरागत तरीका काफी नहीं है, जिसके बारे में बात करने में बहुत सारे ऐसे और तरीके थे, बहुत सारी ऐसी अनछुई बातें थी जो राजनीति को प्रभावित तो कर रही थी, पर जिसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये सब बातों को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत विभीषिका पूरे विश्व ने झेली, चाहे विजित राज्य हों चाहे हारे हुए राज्य हों, सभी ने इसके दुष्परिणामों को झेला और ऐसा अनुभव किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ कारणों से, वो जब हम वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हम विश्व युद्ध के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अभी यहाँ डिटेल में नहीं जाते। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि परंपरागत तरीके से जो राजनीतिक विज्ञान है उनके सभी विषयों का समावन उसमें नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए फिर नई एक आधुनिक परंपराएं चली और राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत किया जाने लगा। इसमें अनेक प्रकार के उपागम अपनाए गए। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अनौपचारिक, जो अनऑफिशियल बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, उनके बारे में अध्ययन शामिल किया गया और वर्तमान समय में तो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है
कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो राजनीतिक विज्ञान से आज के समय में अछूती रही हो। कैसे, मैं उसके 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगी। पहले मैं आधुनिक की बात कर लेती हूँ। आधुनिक क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र, मॉडर्न स्कोप एंड एरिया। इसके अंतर्गत उन सभी फैक्टर्स का अध्ययन किया जाना शुरू कर दिया गया जिसके आधार पर राजनीति प्रभावित होती है। जैसे कि संसदीय प्रणाली का हम फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो हमारी संसद होती है उसमें भी जो लोकसभा रहती है उसके, हाउस ऑफ कॉमन्स उसको बोलते हैं, उसके बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। ये हमारा आ गया परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली चीजें। पर किसी भी सांसद के व्यक्तिगत व्यवहार, उसके अनुभव, वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र में क्या कार्य करता है, उसकी शक्तियों का वो कैसे प्रयोग कर सकता है, ये बहुत सारे अनौपचारिक फैक्टर हैं। उसका एरिया कितना बड़ा है, वहाँ पे जनसंख्या किस प्रकार से काम करती है, जनसंख्या का बिहेवियर, व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर सांसद का व्यवहार कैसे प्रभावित होता है। तो ये बहुत सारी अनौपचारिक चीजें, हमने संसद के बारे में तो पढ़ लिया, पर ये सारी अनौपचारिक चीजें नहीं शामिल हुई जो किसी भी सांसद के व्यवहार को प्रभावित करने का मादा रखती है। तो ये सारी चीजों को हमने अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया और उससे ही आधुनिक क्षेत्र खुल गया राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। और उन सभी औपचारिक और अनौपचारिक तत्वों को, ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे फैक्टर्स पे अध्ययन शुरू हो गया। इसी के अंतर्गत हमने दबाव समूहों का अध्ययन शुरू किया, राजनीतिक दल किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके नेताओं की कैसे मानसिकता वर्क करती है, उस पर हमने कार्य करना शुरू किया। फिर उसके बाद इसका अध्ययन शामिल किया गया कि एक ही प्रकार की प्रणाली, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में किस तरह काम कर रही है और वो भारत में किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ की संस्था का स्वरूप अलग है। उस पे हमने अध्ययन करना शुरू करा। अध्यक्षीय प्रणाली कई जगह निरंकुशता में परिवर्तित हो सकती है, तो अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली कैसे काम कर रही है, ऐसे कौन से फैक्टर है जो वहाँ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म को अलग तरीके से चला रहा है सुचारू रूप से, और कहीं और जाते ही वो निरंकुश कैसे हो जाते हैं, वो हमने अध्ययन ये सारी चीजों का आधुनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया है। और इससे अब और ज्यादा, क्योंकि हम अभी 2024 में चल रहे हैं, तो इस समय तो इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि इसमें हमने राजनीति के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक समायोजन और इसके भी जो अध्ययन के क्षेत्र हैं उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो ये आ गया सामाजिक आर्थिक समायोजन, हम बोल सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक। आज के समय में पहले क्या होता था, राज्य का कार्य सिर्फ और सिर्फ कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना रहता था। राज्य के अंदर कोई बहुत अपराध नहीं बढ़े, कानून का सब लोग पालन करें और बाहरी आक्रमणों से राज्य अपने नागरिकों की रक्षा करे, यहाँ तक राज्य का कार्य सीमित था। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति इवॉल्व हुई है और पॉलिटिकल साइंस में और विषय क्षेत्र बढ़ते गए हैं, आज के समय में मुझे लगता है जन्म से लेके या जन्म से पहले से भी, जन्म से पहले से लेके और हमारी मृत्यु के बाद तक भी राज्य और राजनीति हमारे जीवन में हस्तक्षेप रखती है। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, राज्य की नीतियां हैं कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित टीकाकरण कराया जाए, वैक्सीनेशन उनको हो। तो बच्चा जब गर्भ में उसका जन्म नहीं भी हुआ, उससे पहले ही राज्य उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी माता के स्वास्थ्य के लिए काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद जन्म होता है, जन्म के बाद प्रमाण पत्र बनता है, जन्म प्रमाण पत्र बनता है। हम स्कूल जाते हैं तो सरकारी स्कूलें बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं जिसमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना हो गया, उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था हो गया, उनके लिए किताबें मुहैया कराना हो गया। जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उसको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, उससे संबंधित नियोजन के कार्य हो गए। फिर उसके बाद वो बच्चा बड़ा हुआ है तो बहुत सारी कौशल योजनाएं चलाई जाती हैं उसके अध्ययन के लिए, ताकि उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए बहुत सारे नियोजन किए जाते हैं। फिर उसके बाद कार्य करने के लिए सुरक्षित माहौल उसको मिले, उसकी क्षमता के अनुसार उसको कार्य मिले, ये सारी चीजें करने, और अंततः जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी राज्य के द्वारा किया जाता है। तो आप सोचिए कि राज्य का कार्य कितना विस्तृत हो गया।
कहाँ तो हम एक तरफ कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने तक राज्य की बात करते हैं, और आज के समय जब कल्याणकारी राज्यों की बात होती है तो उसके अंतर्गत उसका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया, तो ये सब राजनीति का ही तो हिस्सा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के समय में विश्व का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना रह रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजनीति से बचा हुआ। भले वो राजनीति पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो एक अलग विषय है, पर राजनीति उसके जीवन से जुड़ी हुई है। जंगल की हम बात करें, जंगलों को प्रोटेक्शन देने के लिए, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए, आदिवासी समूहों की पहचान करने के लिए, उन तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो जिन लोगों को राजनीति के बारे में नहीं भी पता है, या जो राजनीतिक विज्ञान विषय से प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी जुड़े हैं, उनके जीवन को भी राजनीति प्रभावित करने का कार्य करती है। तो आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विषय का कितना बड़ा महत्व आज के समय में हो गया है। आप शिक्षा ले लीजिए, आप स्वास्थ्य ले लीजिए, आप भूगोल ले लीजिए, समय समय पर बहुत सारे हमारी धरती को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, और तमाम चीज़ें जो हमारी प्रकृति से जुड़ी है, जो कि ज्योग्राफी का हिस्सा है, उसके बारे में नीतियाँ कौन बनाता है? सरकारें मिलकर बनाती है। तो सरकारें जहाँ इन्वॉल्व हो गई, राजनीति शुरू हो गई। इसी प्रकार आप सोशलॉजी का कोई भी विषय ले लीजिए, तमाम तरह की महिलाओं की असमानता को दूर करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, ये सारे जितने भी काम हैं जो सोशलॉजी के विषय के हैं, इनके अंतर्गत कार्य कौन करता है? राज्य करता है, इनको दूर करने के लिए, इन समस्याओं के निवारण के लिए। इकोनॉमी, किसी भी देश की अर्थनीति उसके राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है। वहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग ज़्यादा हावी होंगे, या वहाँ समाजवादी सोशलिस्ट लोग ज़्यादा हावी होंगे। इस सारी तमाम व्यवस्थाओं का निर्माण राज्य के द्वारा, राजनीति के द्वारा किया जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्व का आज के समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक विज्ञान विषय से ना जुड़ा हो। तो ये हो गया, शुरुआत में इसका विषय क्षेत्र परंपरागत तक और सिर्फ राज्य के अध्ययन तक शामिल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा समझा जाने लगा कि राजनीतिक विज्ञान की सभी समस्याओं का हल परंपरागत तरीके से नहीं हो सकता है, तो इसमें आधुनिक क्षेत्र जुड़ने लगा, जिसके अंतर्गत इसका जो राजनीतिक विज्ञान विषय को बहुत ज़्यादा विस्तार मिला। और अभी वर्तमान समय में तो सामाजिक आर्थिक नियोजन से लेके तमाम जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो पूर्ण रूप से इस सामाजिक आर्थिक समायोजन पर आधारित है। तो ये तो रहा इसका विषय क्षेत्र। उपागम पे अब हम आएंगे। उपागम, अप्रोचेस टू स्टडी। अप्रोचेस टू स्टडी, अप्रोचेस, और इसको कई बार मेथड भी बोल दिया जाता है। हालांकि दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि अप्रोचेज में उपागम के अंतर्गत हम वो सारे तथ्य, वो सारी चीजें सम्मिलित करते हैं जिसके आधार पर उस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। जबकि मेथड के अंतर्गत, पद्धति के अंतर्गत, हम उस प्रक्रिया को मेंशन करते हैं जिसके द्वारा हम अपने निष्कर्षों तक पहुंच रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, पर फिर भी दोनों ये वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, अप्रोचेज और मेथड, पद्धति और उपागम। ठीक है, तो अब हम उपागम की बात करेंगे। कोई भी विषय अपने आप में इतना विशाल होता है, और राजनीतिक विज्ञान के बारे में मैंने अभी बताया, राजनीतिक विज्ञान विषय इतना विस्तृत है कि इसके अंतर्गत वर्तमान समय में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो इससे अछूता रहे। तो ऐसे में इसके अध्ययन के उपागम का कैसे चयन किया जाए? उपागम का अर्थ होता है किसी भी विषय को जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम किन किन तरीकों को अपना सकते हैं, उसे मोटे तौर पर उपागम कहा जाता है, अप्रोचेस कहा जाता है। जैसे आप एक कल्पना करिए, बहुत बड़ा हाथी है और हम सबकी आंख पे पट्टी बांध दी जाती है, तो हम कैसे उस हाथी को आइडेंटिफाई करेंगे? कोई उसकी पूंछ हाथ लगाएगा कि हाँ ये इस हाथी मतलब बहुत लंबा सा कुछ पूंछ है, कोई उसकी सूंड को हाथ लगाएगा कि नहीं बहुत मोटा सा ट्रंक है, वो उसका सूंड है, ये हाथी है। कोई उसको पेट को हाथ लगा रहा है कि नहीं नहीं बहुत बड़ा विशाल है, बहुत मोटा कुछ हाथ में आ रहा है, वो हाथी है। तो इस प्रकार जो एक विषय होता है वो हाथी के समान होता है, और उस विषय को जानने के सबके अपने तरीके होते हैं, जो अपने अपने तरीके से उस विषय को व्याख्यायित करने का काम करते हैं।
तो अप्रोचेज में भी हम देखते हैं दो प्रकार के अप्रोचेज मेनली हम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए सम्मिलित करते हैं। अगेन पहला होता है परंपरागत उपागम, जिसको हम अगेन ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये आ गया आधुनिक उपागम, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। राजनीतिक विज्ञान विषय की शुरुआत से ही परंपरागत उपागम का अध्ययन शामिल किया जाता रहा है। इसमें कुछ गिने चुने उपागम जो औपचारिक, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात करी है, जो औपचारिक पद्धति से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत कुछ उपागम हैं जिनको हम अभी बताएंगे, उनका अध्ययन किया जाता है। अगेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे नए उपागम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत शामिल किए जाने लगे, जिसके आधार पर हम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को और ज़्यादा विस्तृत पाते हैं और उसके अध्ययन के नए नए आयाम उसमें जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम परंपरागत उपागम के बारे में बात करेंगे। परंपरागत उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें सबसे पहले आ जाता है दार्शनिक उपागम या दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक फिलोसॉफिकल मेथड। इस मेथड के अंतर्गत राज्य के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जा रहा है और उस काम को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में दर्शन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। दर्शन किसी भी विषय के बारे में बताने का प्रयास करता है कि उस विषय में उचित और अनुचित क्या है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे किन कार्यों को कर सकते हैं जिसके द्वारा राज्य, सरकार, वहाँ के नागरिक और अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से कार्य कर सके। ये सारी चीजें दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत आती है। दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत हम दर्शन से जुड़े हुए जो हमारे दार्शनिक रहे उनके अध्ययन को शामिल करते हैं। जैसे हीगेल के बारे में हम बात करते हैं, इमैनुअल कांट के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी किस प्रकार के दार्शनिक थे, उन्होंने क्या राज्य से संबंधित, मूल्य से संबंधित, कार्य से संबंधित क्या अपने दर्शन प्रस्तुत किए, इन सभी चीजों का अध्ययन हम दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत करते हैं। दूसरा इसमें आ गया ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। ये बहुत समय से चली आ रही हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर हम वर्तमान समय में उस संस्था का स्वरूप देखते हैं। उदाहरण के लिए राज्य की जब शुरुआत की गई होगी, कुछ लोग सम्मिलित हुए होंगे, राज्य के भी बहुत सारे अध्ययन के अलग अलग उपागम है, उसके दृष्टिकोण है कि राज्य की शुरुआत किस प्रकार हुई। तो कुछ लोग मानते हैं कि समझौता किया आपस में लोगों ने अपनी रक्षा के लिए, जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी बोलते हैं। कुछ ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो दैवीय संस्था है। तो इसी प्रकार एक ऐतिहासिक उपागम है जिसका कहना है कि कोई भी संस्था एक दिन में पैदा नहीं हुई है, उसके पीछे उसका पूरा इतिहास रहता है। तो यदि हम राज्य के संदर्भ में ही बात करें तो राज्य बहुत सालों से चली आ रही, सदियों से चली आ रही परंपराओं के आधार पर हम वर्तमान राज्य को देखते हैं। तो अगर हम उस इतिहास का अध्ययन कर लेंगे तो हम वर्तमान में वो इस रूप में क्यों है, उन प्रश्नों का अध्ययन प्राप्त कर लेंगे। जैसे अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई तो उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही, वहाँ कैसे कैसे अध्यक्षीय प्रणाली इवॉल्व हुई है, और आज जो हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म वहाँ नजर आती है वो पूरे इतिहास की देन है, वहां से चली आ रही कड़ियों से जुड़ता हुआ आ रहा है। तो यदि हम उस पूरे इतिहास का अध्ययन कर लेंगे तो हम वर्तमान समय की उस प्रणाली को जान जाएंगे। तो ऐतिहासिक पद्धति का यही मानना है कि कोई भी संस्था एक दिन में नहीं बनी है। तो यदि आप उस संस्था के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस राज्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, या उस प्रणाली के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप उसके इतिहास का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए और आपको अपने तमाम
प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि वर्तमान समय में वो राज्य इस प्रकार क्यों कार्य कर रहा है या वो संस्था इस प्रकार क्यों कार्य कर रही है। तो ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत अगेन वो सारी चीजों को, उन सारे घटनाक्रमों को शामिल किया जाता है जो संस्था के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के लिए पीछे जिम्मेदार रही हैं। तीसरा हमारा आ जाता है कानूनी पद्धति, लीगल एस्पेक्ट या लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच के अंतर्गत ये माना जाता है कि कोई भी देश अपने कानूनों के माध्यम से राज्य का संचालन करता है। ये कानून लिखित संविधान के माध्यम से भी अभिभूत हो सकते हैं और इनका समायोजन अलिखित संविधान में भी किया जा सकता है। जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है पर वहाँ की परंपराएं, कानून और संसद जो कानूनों को पास करती है उसके आधार पर वहाँ की संस्था काम करती है। इसी प्रकार जिन देशों में लिखित कानून है, लिखित संविधान है, वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ के राज्य का स्वरूप है वो उन कानूनों से प्रभावित रहता है। तो यदि हम इन कानूनों का अध्ययन कर लेंगे या संविधान में वर्णित उन सारी प्रक्रियाओं का और संविधान में वर्णित उस संस्था से जुड़े कानूनों का अध्ययन कर लेंगे तो हम उस राज्य के बारे में, उससे जुड़ी पद्धतियों के बारे में, उससे जुड़ी संस्थाओं के बारे में आसानी से जान पाएंगे। तो कानूनी पद्धति जो लिखा है उसके अध्ययन पर ज्यादा फोकस करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें वर्णित की गई हैं। मौलिक अधिकार हमें कैसे प्राप्त होंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, हमारा राज्य संघ कैसे कार्य करेगा, भारत सरकार कैसे काम करेगी, राज्य सरकारों को कितनी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों के क्षेत्र में राज्य सरकार क्या क्या काम कर सकती है, संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है। ये तमाम विषय हैं जो हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं और यदि हम इन सारे विषयों का अध्ययन कर लेंगे तो हम यहाँ की राज्य के स्वरूप के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में और वो किस प्रकार कार्य करती हैं उसके बारे में हम मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कानूनी पद्धति के अंतर्गत लीगल जो अप्रोच है, मेथड है, उसके अंतर्गत हम कानूनों के अध्ययन पर महत्व देते हैं। चौथा इसमें आगे तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव तुलना शब्द से ही आप समझ गए होंगे, दो चीजों के बीच में कंपेयर करना। किसी भी राज्य में दो प्रकार की हम समान, जिनमें विशेषताएं हो, समानताएं हो, उन राज्यों के अध्ययन के माध्यम से हम उस राज्य के स्वरूप को समझ सकते हैं। फिर से हम एक छोटा सा एग्जांपल, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में किस तरह काम करती है और भारत में किस तरह काम करती है, उनके तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि संसदीय प्रणाली में क्या क्या समानताएं होंगी या किन तत्वों को हम अगर प्राप्त करते हैं किसी भी प्रणाली के अंतर्गत तो हम उसे संसदीय प्रणाली वाला देश कह सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, तुलना के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ समानताओं पर भी बल नहीं देते, उनमें क्या असमानताएं हैं या कौन सी विशेषताएं जो उसमें समान है और कौन सी विशेषताएं जो उसमें अलग तरीके से काम कर रही हैं, इन दोनों के बारे में ही तुलनात्मक पद्धति का हम अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक पद्धति की हम शुरुआत पाते हैं, अगर हम प्राचीन यूनान की बात करें तो अरस्तु ने अपने समय में 158 संविधानों का, उस समय जो संविधान थे, अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने अपने समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया और उनके आधार पर उसने उनकी तुलना करते हुए, तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हुए अच्छे राज्य कौन से होंगे और भ्रष्ट उनका स्वरूप कौन सा होगा उसके बारे में वर्णन किया है। और उसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने थ्योरी दी है कि कौन सा राज्य अच्छा होगा, कुलीन तंत्र कैसे काम करेगा, लोकतंत्र कैसे कार्य करता है, वो भीड़ तंत्र में कैसे परिवर्तित होता है, राजतंत्र क्या है। ये उसने सारी बातों का अध्ययन अपनी तुलनात्मक पद्धति के द्वारा 158 संविधानों के अध्ययन के बाद किया। तो तुलनात्मक पद्धति भी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में, और इसमें दो समान या विभिन्न विचारधाराओं की या संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है और उसके आधार पर उसके अध्ययन को बढ़ावा मिलता है। इसमें पांचवा आ गया है संस्थागत पद्धति या अप्रोच भी बोल सकते हैं, उपागम भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल मेथड। इंस्टीट्यूशनल मेथड के अंतर्गत हम जो भी संस्था राज्य के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो राज्य संस्था है, चाहे उसमें सरकार के अंग है, जैसे कि हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये संस्थाएं हैं। सरकार कैसे काम करती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, वो किस प्रकार काम करते हैं, तो उन संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। दूसरे शब्दों में, जैसे हम संसद का ही उदाहरण लें, संसद किस प्रकार काम करती है, संसद अपने आप में एक संस्था है, वो किस प्रकार कार्य करती है। राज्य के विधानमंडल किस प्रकार काम करते हैं, यदि हम भारत की बात करें तो। न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र क्या है, न्यायपालिका किस प्रकार बनी है, न्यायपालिका में किस प्रकार से जजमेंट पास किए जाते हैं, या उसमें नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, उस संस्था के बारे में बेसिकली संस्थागत पद्धति के अंतर्गत बात की जाती है। तो ये मोटे मोटे 5, और भी काफी सारे हैं इसमें, पर वो बहुत छोटे छोटे, और अगर हम इन 5-6 का अध्ययन कर ले तो इसी में ही समाहित हो जाते हैं, तो उनका अलग से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मोटे तौर पर ये 5 उपागम है जो परंपरागत उपागम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि ये जितने भी उपागम है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो संस्थागत हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो, तुलनात्मक हो, ये सभी उपागम कहीं ना कहीं औपचारिक अध्ययन पर बल देते हैं। इसमें हम उन बातों को सम्मिलित नहीं करते हैं जो इन संस्थाओं को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित हो। इसमें हम कहीं ना कहीं औपचारिक और उसमें जो लिखित, उससे संबंधित क्या कानून है, उसका इतिहास कैसे है, उसकी संस्था के स्वरूप का अध्ययन कानूनों के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, तो लिखित और जो औपचारिक चीजें हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, उनके अध्ययन पर बल देते हैं। पर उन संस्थाओं को प्रभावित करने वाले कौन से अन्य कारक हो सकते हैं, उस पर ये परंपरागत उपागम खामोश रहता है, उस पर बहुत ज्यादा क्या नाम है, बात नहीं करता है। अच्छा, इसके कारण कई बार इस पर आक्षेप भी लगता है कि परंपरागत उपागम जो है वो पुराने हो गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, इसलिए आधुनिक उपागम के माध्यम से अध्ययन करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जब तक हम अपनी किसी ऐतिहासिक चीज को नहीं जानेंगे, उससे संबंधित कानूनों को नहीं जानेंगे, उसके तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम उसमें आगे कैसे जोड़ सकते हैं। अगर मुझे एक एग्जाम्पल किचन से ले रही हूँ, अगर मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो मेरी माँ ने कुछ एग्जाम्पल दिया होगा मुझे कि इस तरीके से बनाना, इस तरीके से बनाना, तो मुझे एक बेस मिल गया। उसके आधार पर अब मैं उसमें क्या इनोवेट कर रही हूँ, उसमें नया क्या डाल रही हूँ। तो अगर मम्मी जीरा पहले डालती थी, मैं बाद में डाल दूं, या उससे कुछ टेस्ट में फर्क आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो वो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। पर मुझे कुछ सिखाया ही नहीं गया है, परंपरागत तरीके से मैं कुछ जान ही नहीं पाई हूँ, तो मैं कैसे आगे उस चीज में बढ़ा सकती विचारों को। यही बात यहाँ पे लागू होती है। परंपरागत उपागम हमें वो बेस तैयार करके, वो धरातल तैयार करके देता है, जिसमें हम राज्यों के औपचारिक अध्ययन, उसके स्वरूप, वो किस प्रकार यहाँ तक पहुंचा है उसके बारे में, उसके कानूनी एस्पेक्ट क्या है उन सब के बारे में, और संस्थाएं कैसे काम करती है उन सब के बारे में हमें मोटी मोटी रूपरेखा जानकारी प्रदान करता है। तो परंपरागत उपागम भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अब आ गए हैं आधुनिक उपागम, मॉडर्न अप्रोचेस। आधुनिक उपागम, मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई ऐसे प्रश्न खड़े हो गए थे देश के, पूरे विश्व के सामने, जिसमें तृतीय विश्व युद्ध भारत, वो पूरा विश्व नहीं झेल सकता था। हम हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट देख चुके हैं, न्यूक्लियर अटैक को, और ये सभी जानते थे कि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा विश्व खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो ऐसे अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए जो अलग अलग राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक, अनऑफिशियल कारक थे, उनके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा, जिसके कारण आधुनिक उपागमों को बढ़ावा मिला। इसमें सबसे पहला आ गया आनुभाविक पद्धति। आनुभाविक को एम्पिरिकल बोलते हैं, एम्पिरिकल मेथड। आनुभाविक, ये अनुभवजन्य होता है। अनुभवजन्य, हम किसी भी संस्था के बारे में अलग अलग तरीके के आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, और वो किस प्रकार, ऐसा क्यों कार्य कर रही है,
राज्य के बारे में हम यदि बात करें तो सोशलिस्ट राज्य के वो सारे फैक्टर जो औपचारिक रूप से उसमें शामिल किए गए हैं वो, और वहां पर हुई अनौपचारिक क्रांतियां, दबाव समूह, लोगों का समूह, मजदूर संघ, मजदूर वर्ग कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजों ने मिला के समाजवादी प्रणाली को बढ़ावा दिया। और उसमें कैसे क्रांति होती है, कैसे उस क्रांति को बढ़ावा मिलता है, ये सारे, क्योंकि ये अनुभवजन्य है, मनुष्य के अनुभवों से, व्यवहारों से प्रभावित होता है, तो इसमें तथ्यों को संकलित करके उनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उसके आधार पर कहीं ना कहीं संस्थाओं को उन सारी चीजों के आधार पर व्याख्यायित किया जाता है, बताया जाता है कि ये इस प्रकार कार्य क्यों कर रही है। तो उसके सारे औपचारिक तत्व भी और अनौपचारिक तत्व भी ये इंपेरिकल मेथड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो पहला आ गया इंपेरिकल मेथड, दूसरा इसमें आ गया संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल। इसको कई बार प्रकार्यात्मक को प्रक्रियात्मक भी कई जगह बोला जाता है। तो ये शब्द देखिए। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, कभी भी आप हिंदी में कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी के शब्द उसका ट्रांसलेशन जरूर पढ़ लें। और कभी भी आप इंग्लिश में, यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है तो हिंदी के शब्द जरूर पढ़ लें। उससे कई बार होता क्या है, कोई शब्द हिंदी में कुछ और दिया, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ और ही होता है। इसी प्रकार कोई शब्द इंग्लिश में कुछ और है, उसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो दोनों ही लैंग्वेज में आपको वो शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो मेथड है, उपागम है, उसके अंतर्गत किसी भी संस्था की संरचना किस प्रकार हुई है और वो काम किस तरह करती है। अगेन मैं संसदीय प्रणाली का ही एग्जांपल लेती हूँ, बाद में मैं संसदीय प्रणाली को अलग से बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि वो क्या होता है। ब्रिटेन की संसद, हमने संसदीय प्रणाली के गुण पढ़ लिए, वो गुण भारतीय संविधान में भी परिलक्षित होते हैं, तो हमने भारत की संसद को भी संसदीय प्रणाली वाला देश मान लिया है। पर उसकी संरचना किस प्रकार होती है? क्या भारतीय संसद उतनी पावरफुल है जितनी ब्रिटेन की संसद है? नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो कहा जाता है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गुण भी हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, और जो कहीं ना कहीं हमारी जो कार्यपालिका है और जो संसद है उसके तालमेल को बिठाता है। हमारी संसद इतनी हावी नहीं हो सकती अन्य संस्थाओं पर, न्यायपालिका पर, कार्यपालिका पर, कि उसके प्रभाव में वो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल मतवाले होके काम करने लगे। तो इसलिए संरचना किस प्रकार काम करती है और उसकी प्रकार्यात्मक जो तरीका होता है वो क्या रहता है, तो इसमें फंक्शन वो किस प्रकार कर रहा है उसके आधार पर भी जो कार्य करने का वो है उसको अध्ययन में शामिल किया जाता है। केवल संस्था के जो कानूनी एस्पेक्ट हैं या जो औपचारिक चीजें हैं, ऑफिशियल चीजें, उसके बारे में नहीं, बल्कि उसकी कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उस पर भी बल देता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद आता है थर्ड, आता है आधुनिक उपागम में पद्धति, जिसको हम सिस्टम थ्योरी भी बोलते हैं। सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच आप बोल सकते हैं, पद्धति उपागम। सिस्टम शब्द का हमने कई बार उल्लेख पाया है। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि सिस्टम में आए हो तो आपको इस प्रकार कार्य करना होगा, या सिस्टम के अनुसार ही रह के आपको आगे बढ़ना है, या सिस्टम इस प्रकार से ही कार्य करता है, या इस संस्था का ये सिस्टम है। पद्धति के बारे में ही बेसिकली वो बात हो रही होती है। तो सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत किसी भी संस्था का कैसे कार्य होता है उसको प्रभावित करने वाले सारे औपचारिक अनौपचारिक तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि कोई भी हम विभाग के बारे में अध्ययन करना चाहें, कार्यपालिका के जो मंत्री हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके कार्य प्रणाली तैयार हो जाती है, एक पद्धति तैयार हो जाती है। उस पद्धति में कोई मंत्री किस प्रकार कार्य करता है, उससे जुड़ा हुआ ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है वो कैसे काम कर रही है,
और वो नौकरशाही रिपोर्ट बना के देती है, उसके आधार पर नई नीतियों का निर्माण किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो उन नीतियों को प्रभावित करती हैं। तो ये सारा ही सिस्टम का हिस्सा है। तो किसी भी संस्था से जुड़े हुए वो सारे औपचारिक और अनौपचारिक तत्व सिस्टम मेथड के अंतर्गत सम्मिलित कर लिए जाते हैं, जिसके आधार पर एक सिस्टम तैयार होता है, एक पद्धति तैयार हो जाती है जो आगे कार्य करने का कार्य करती है। तो सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत यही आता है। और चौथा हमारा आ गया पद्धति उपागम, सिस्टम आ गया और लगा ही दिया व्यावहारिक दृष्टिकोण या उपागम। इसको इंग्लिश में बिहेवियरल बोलते हैं, बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल आज के समय में सबसे ज्यादा यही प्रभावित करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो भौतिकी के समान एक विषय नहीं है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान कला का विषय है, जो कि राज्य के द्वारा, राज्य से जुड़े संस्थाओं के द्वारा, और उन संस्थाओं में कौन रहता है, हम मनुष्य रहते हैं, मानव रहते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है उसके द्वारा प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक राज्य यदि कोई नीति का निर्माण करता है, वहां के लोगों का व्यवहार के कारण उस नीति को, वो नीति सफल होगी या असफल होगी, ये निर्धारित होता है। या कोई भी राज्य उसके उसी प्रकार के व्यवहार को किसी दूसरे राज्य में देखा नहीं जा सकता। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी हालिया में चुनाव हुए हैं और अयोध्या में, मुझे क्षमा कर दीजिए अगर आपको ये विवादित लगे, अयोध्या में भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि भाजपा ने नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया, और उन्होंने पूरे भारत में एक माहौल बनाने की प्रयास करा, जिसके आधार पर उनको भारी संख्या में कई राज्यों में विजय प्राप्त हुई। पर जहां का वो मंदिर का निर्माण हुआ है, मेन अयोध्या फैजाबाद की सीट, जहां अयोध्या शामिल होता है, फैजाबाद की सीट भाजपा हार गई। तो वहां व्यवहारिक कारण क्या रहे? जिस मुद्दे के आधार पर मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 29 सीट मिल गई है भाजपा को, जिस मुद्दे के आधार पर कई हिंदी भाषी राज्यों में और कई ऐसे राज्यों में जहां अयोध्या राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, वहां वो सीट सारी जीते हैं, और मेन जहां वो मंदिर बना है अयोध्या में, वो हार गए। तो ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक पक्ष है जिसका अध्ययन वर्तमान समय में किया जाता है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण आज के समय में सबसे ज्यादा विस्तारित, सबसे ज्यादा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है बिहेवियरल अप्रोच। इसके आधार पर किस प्रकार से राजनीति प्रभावित होती है। किसी राज्य में कोई नीतियां सफल हो जाती हैं, किसी राज्य में कोई नीतियां असफल रहती हैं, किसी राज्य में एक प्रकार की चीजें फेल होती हैं, किसी राज्य में वही सक्सेसफुली काम करती है। तो ये सारी सभी प्रकार के राज्यों, उनकी संस्थाओं, उनके आधार पर कार्य करने वाली जो कार्य प्रणालियां हैं, जो भी संरचनाएं हैं, उन सब को प्रभावित करने में, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम कौन कर रहे हैं, हम मनुष्य कर रहे हैं, और हमारे व्यवहार के आधार पर वहाँ का जो कार्य क्षेत्र है, वहाँ की वो संस्था तैयार होती है। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है, इसके आधार पर बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभावित होती है। जैसे मनरेगा कई राज्यों में बहुत सफल होता है। मनरेगा जो एक महात्मा गांधी के नाम पे एक रोजगार योजना लाई गई थी, वो कई राज्यों में बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, कई राज्यों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसी प्रकार की और भी नीतियां, शिक्षा से संबंधित नीतियां हो गई हैं, या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कई नीतियां हो गई हैं। और उसके अलावा भी, क्योंकि मान लीजिए हम प्रधानमंत्री का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी शक्तियां निर्धारित कर दी गई हैं, परंतु क्या बात होती है कि कई प्रधानमंत्री बहुत पावरफुली काम करते हैं और कई तुलनात्मक रूप से कम जो है शक्तियों का प्रयोग करते हैं, या उतने प्रभावशाली ढंग से, उतने शक्तिशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाते। शक्तियां तो समान मिली है कानून के द्वारा, तो ये उनका व्यवहार, उनका जो परिवेश है, उसके आधार पर ही ये चीजें निर्धारित होती है। तो ये सारे जितने दृष्टिकोण है, उपागम है, वो आधुनिक के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सभी, इनका होलसम मतलब ये सारे ही उपागम मिलके राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देते हैं
और इन उपागमों के, इन अप्रोचेस के माध्यम से ही हम राजनीतिक विज्ञान विषय को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप किसी एक विषय के आधार पर या एक अप्रोच को पकड़ के राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। यदि आपको राज्य को समझना है तो आपको उसके समाजवादी स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, उसके दार्शनिक पक्ष को भी समझना पड़ेगा, उसके उदारवादी स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, मार्क्स ने राज्य के संबंध में क्या कहा उसको भी समझना पड़ेगा। फिर व्यावहारिक रूप पे राज्य कैसे काम करता है, चाहे वो भारत का राज्य हो, चाहे वो अमेरिका राज्य हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको वो सारे औपचारिक जो उनके संविधानों में लिखित है और अनौपचारिक फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इसी के आधार पर आप राजनीतिक विज्ञान के समग्र अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं और राजनीतिक विज्ञान को विषय के रूप में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसमें उदाहरण देना बहुत आवश्यक है। दूसरा, राजनीतिक विज्ञान इतने विस्तृत विषय है जिसके बारे में हम जितनी भी बात करें एक एक टॉपिक के ऊपर वो बहुत हो जाएगा, पर मैंने संक्षेप में आज के वीडियो में इसके विषय क्षेत्र और उपागम अप्रोचेस के बारे में बात करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नया वीडियो लेके आएंगे और आगे के वीडियोस में हम विचारधाराओं, अवधारणाओं आदि के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।